हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग एसपीसी ट्यूटोरियल्स। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। स्टूडेंट्स, आपने हमारी पहली वीडियो मैथमेटिकल टूल पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को जो सपोर्ट किया, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट सपोर्ट। स्टूडेंट्स, मैं इस चैनल पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इस चैनल पे क्लास 11th, क्लास 12th का कंप्लीट फिजिक्स कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल सब कुछ आपको फ्री मिलेगा और साथ में आपको उसका पीडीएफ नोट मिलेगा। स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये एक प्रॉमिस के साथ, कि आप प्लीज़ कहीं भी मत भटकिए, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। बस एक चीज़ है, आप कमेंट करके अपनी राय हमें बताते रहिए। आप हमें बताइए कि आपकी ज़रूरत क्या है। हाउ कैन आई क्लियर अ डाउट, यू प्लीज़ लेट मी नो। जैसे ही आप हमें ये चीज़ें बताते रहेंगे, वेरी सुन आई विल बी लाइव विद यू। हम ऑनलाइन सेशन भी करेंगे और उसमें आपकी सारी डाउट्स क्लियर करते जाएंगे। बस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ आप 1 रुपया भी आपको खर्चा नहीं करना है और आपको थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। सब कुछ आपको फ्री मिलेगा इस चैनल पे। स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एज यू नो, आवर फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 11th इज़ फिजिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आप अपने सीनियर से, अपने टीचर से, बहुत सारे लोगों से आप ऐसा सुनेंगे जो ये कहते हैं कि ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस चैप्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू। गाइज, आई वॉन्ट टू से समथिंग। ये एक बहुत ही गंदी आदत है हमारे अंदर, जो धीरे धीरे डेवलप होती है। अचानक तो नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कौन डिसाइड करेगा? हु विल डिसाइड, आप या वो जो बताने वाले हैं? आप एक बात बताइए, अगर यही चैप्टर अगर आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया, इससे क्वेश्चन आ गए, तो आप क्या कर लेंगे? आप रोक लेंगे किसी को? नो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सिवाय लूज करने के। प्लीज़, ये एक गंदी बीमारी है, ये एक वायरस एक तरह का, जो स्टूडेंट के अंदर आ जाता है, सिलेक्शन का, टू बी सेलेक्टिव। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए क्या है, बोर्ड के लिए क्या है। प्लीज़ डोंट डू दैट। आप ऐसा मत करिए प्लीज़। आपने ऐसा बहुत करा है प्रीवियस क्लासेस में, आप इसी तरह की स्टडीज़ करते थे। प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। मैं आपसे ये कहूँगा, आप अब हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को प्राइमरी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर करिए, क्योंकि जब आपके अंदर ये चीज़ घर कर जाएगी तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक वायरस की तरह है जो धीरे धीरे आपको सेलेक्टिव करता जाएगा और आप न चाहते हुए भी इंपॉर्टेंट ढूंढने लगेंगे हर चैप्टर में, चाहे वो एग्जाम में रोल प्ले करता है या नहीं करता है, हर चैप्टर में। और इससे क्या होगा, आप वीक होते जाएंगे। सो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट बी सेलेक्टिव। ओके, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आवर टॉपिक इज फिजिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर के अंदर फिजिक्स के बारे में ही जानना है, लेकिन फिजिक्स क्या है, साइंस से उसका क्या लेना देना है, फिजिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किन किन लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया और उनके कंट्रीब्यूशन से क्या फ़ायदा हुआ सोसाइटी को, टेक्नोलॉजी को, इंडस्ट्री को। ये सारी ही चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर एक एक करके समझनी है। स्टूडेंट, ये बात सच है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बाकी चैप्टर से थोड़ा भी कम नहीं है। मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ। और सेलेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होना है। इसी चैप्टर में आपको पूरी फिजिक्स का ओवरव्यू मिल जाएगा कि फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज साइंस। सो फिजिक्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमें ये जानना है कि साइंस क्या है, साइंस किसे कहते हैं। आप तो साइंस प्रीवियस क्लासेस से ही, यानी बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप तो 5th में थे, तो मे बी 5th में भी आपने साइंस पढ़ा होगा। साइंस क्या है? इट इज़ अ ऑर्गेनाइज नॉलेज। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है। किसी भी चीज़ को बहुत ही एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, यानी एक सीक्वेंस में, एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर अरेंज कर दिया जाए तो हम उसे साइंस के नाम से जानते हैं। हालांकि ये वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है और इस लैटिन वर्ड का सेंटिया नाम है और इसकी मीनिंग होती है टू नो। टू साइंस का जो मतलब है वो क्या है? जानना, किसी चीज़ को जानना, दैट इज साइंस। तो सबसे पहले आपको साइंस क्या है ये डिफाइन करना है, लेकिन ये चीज़ हम करते कैसे हैं? सो व्हाट आर द साइंटिफिक मैथड्स, कैसे हम इस चीज़ को जानते हैं, ये हमारा सेकंड पॉइंट है जिसे समझना है। यहाँ पे हम जानते कैसे हैं चीज़ों को। हर काम को करने के कुछ तरीके होते हैं और यहाँ पर हम साइंस की स्टडी करने वाले हैं, तो साइंस को जानने के क्या मेथड्स हैं वो कुछ स्पेशल हैं, कुछ खास मेथड्स हैं। जैसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे हम इसे समझते हैं साइंस को। इसके अंदर सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है, यानी हर एक चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, आपके सामने, आपके आसपास कोई भी फिनोमिना होती है, तो जो सबसे पहला काम हमारा होता है एज ए साइंटिफिक अप्रोच, वो होता है कि हम उसे ऑब्जर्व करें,
उसे हमें अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना होता है। एंड ऑब्जर्वेशन के बाद हमें क्या करना होता है, उसे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, यानी उस ऑब्जर्वेशन को हमें अपने लैब के अंदर आ करके उसे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने होते हैं अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से, और वो कंट्रोल आपके कंट्रोल में वो होना चाहिए। तो हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट फॉर द साइंटिफिक मेथड इज व्हाट, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। एंड द थर्ड वन इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, यानी हम जब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस एक्सपेरिमेंट में इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना होगा कि कौन सी क्वालिटी हमें यूज करनी है और कितनी करनी है। कौन सी क्वालिटी, जैसे कोई ना कोई क्वालिटी वहां पर होती है। जैसे थर्मामीटर जब बनाया गया तो थर्मामीटर बनाते समय उसके एक ऐसे मैटर का सिलेक्शन किया गया जिसकी प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली लिंक है। तो ऐसे चीज को ढूंढा गया और उसको ढूंढ के टेम्परेचर स्केल को बनाया गया, जिसको आप थर्मोडायनेमिक्स में 11th में पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहां पर हमें ये देखना है कि जो एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं वो एक्सपेरिमेंट किस प्रॉपर्टी से, किस क्वालिटी से लिंक है और कितना, यानी उस क्वालिटी को जब हम चेंज करते हैं तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, कितना लेना है हमें उसका अमाउंट। तो ये चीज हुआ हमारा थर्ड पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। ओके, सो मैथमेटिकल मॉडलिंग यानी आप किसी ऑब्जर्वेशन को, किसी फिनोमिना को अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आपने उसे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया एंड आपने उसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी अप्लाई कर दिया, लेकिन क्या उसे अप्रोच करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए, उसका रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कोई मैथमेटिकल मॉडल है, कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि आप उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमें एक मैथमेटिकल मॉडल भी रखना होगा एंड उस मैथमेटिकल मॉडल के हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। हम ये अनुमान लगाएंगे कि जो चीज़ नहीं हुई है क्या वो उस मॉडल के हेल्प से ऐसा हो सकती है। तो हमारा ये अगला काम रहेगा कि हम उसके हेल्प से प्रिडिक्शन करेंगे, ये अनुमान लगाएंगे कि ऐसा हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज वेरीफाई, और जो फॉल्स कॉन्सेप्ट होंगे उनको और जो ट्रू कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम वेरीफाई करेंगे। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड के ये स्टेप्स हैं, जैसे कि हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को एक साइंटिफिक तरीके से अप्रोच करते हैं। सो आपको ये सभी स्टेप्स ध्यान रखने हैं, अगर कभी पूछा जाए तो आप इन्हें बता पाएं। एक बात हमें समझनी है कि साइंस के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो फाइनल नहीं होती है, यानी वो लास्ट नहीं होता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट, यानी हमेशा साइंस में चेंज की एक प्रोबेबिलिटी रहती है, वो बदल सकता है। जो लॉ आज आप जानते हैं कल वो बदल सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि साइंस में कुछ भी फाइनल नहीं होता है एंड अनक्वेश्चनड नहीं होता है, यानी उसके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है। हम अब बात करेंगे साइंस के अंदर जो नेचुरल साइंसेज हैं वो कौन कौन से नेचुरल साइंस हैं। स्टूडेंट, आपने इन सभी के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में जाना है। आप जानते हैं कि नेचुरल साइंस जो है वो दिस कंसिस्ट फॉलोइंग 3 डिसिप्लिन्स एंड दे आर व्हाट, दे आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। सो देयर आर 3 डिसिप्लिन्स ऑफ द नेचुरल साइंस एंड दे आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और अब आप 11th में हैं तो शायद आप इनमें से तीनों पढ़ेंगे या इसमें से 2 पढ़ेंगे। ओके, अब फिजिक्स, हमने देखा कि नेचुरल साइंस के 3 पार्ट हैं, 3 डिसिप्लिन्स हैं। उन डिसिप्लिन्स में से जो फिजिक्स है, हमें तो फिजिक्स स्टडी करना है, तो हमें फिजिक्स को जानना है कि फिजिक्स क्या है। तो सबसे पहली चीज़ फिजिक्स को डिफाइन करिए कि फिजिक्स है क्या चीज़। फिजिक्स क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशंस इन डिफरेंट फिनोमिनस। यानी आप मोटे तौर पे ये कह सकते हैं आमतौर पे कि ये हमें हमारे नेचर को स्टडी करना है कुछ लॉज के हेल्प से। तो नेचर की जो स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू लॉ दैट इज नोन एज द फिजिक्स। तो हमें ये ध्यान रखना है कि फिजिक्स के अंदर हम अपने नेचर की स्टडी करते हैं, लेकिन नेचर की स्टडी करते समय कुछ ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर हमें थ्रस्ट देना पड़ता है, और उसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। यानी वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनकी स्टडी करते, फिजिक्स की स्टडी करते समय हमें उनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, वो कौन कौन से पॉइंट हैं। तो यहाँ पे 2 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हमें खास ध्यान देना होता है, और वो हैं यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। सो यूनिफिकेशन क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज यूनिफिकेशन। आइए यूनिफिकेशन देखिए। यूनिफिकेशन का जो नाम है, नाम से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि यूनिफिकेशन क्या है। यूनिफिकेशन का जैसा नाम है, यूनिफाई करना किसी चीज को, बड़ी चीज को छोटा कर देना। क्या है ये? एफर्ट आर मेड टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिना इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ वन और मिनिमम लॉज। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। यानी बहुत सारे फिनोमिना को अगर कुछ या बहुत कम लॉज के हेल्प से अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए तो उसी को कहा जाता है यूनिफिकेशन। यानी आपको समझना यह है कि यूनिफिकेशन का मतलब यह होता है कि बहुत सारे नेचर की फिनोमिनस को सिर्फ कुछ लॉ से ही एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो उसे कहा जाता है यूनिफिकेशन। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि एप्पल फॉल हुआ, कहां पे? ग्राउंड पे एप्पल फॉल कर गया।
तो एप्पल फॉल कर गया तो यहाँ पे कुछ लॉज एप्लीकेबल होंगे, कुछ लॉ से आप इस फिनोमेना को, इस ऑब्जर्वेशन को स्टडी करेंगे आप। एंड मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो आप इसे भी कुछ लॉ से समझने की कोशिश करेंगे। रॉकेट जो है वो रॉकेट मूव कर रहा है, रॉकेट के अंदर वेटलेसनेस की कंडीशन है। ये सारी फिनोमेनाज जो है वो कुछ लॉ से गवर्न की जा सकती है। मतलब यहाँ पे समझने का ये है कि बहुत सारी फिनोमेनाज को अगर हम कुछ लॉ की मदद से ही उन्हें समझ पाएं तो दिस इज नोन एज द यूनिफिकेशन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये यूनिफिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, फिजिक्स में हमें चीज़ें समझने में मुश्किल हो जाएंगी। यानी अगर हर फिनोमेना के लिए अलग लॉ होगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट ने अपना पूरा फोकस इसके ऊपर लगाया कि डिफरेंट लॉज का यूनिफिकेशन किया जाए और उनको कुछ खास लॉ से ही हम बहुत सारी फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर पाएँ। इसमें आपके सामने एक चार्ट है, आपकी बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसा चार्ट दिया हुआ है। आप उस चार्ट को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल है आइजैक न्यूटन का है। इन्होंने यूनिफाइड सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स, यानी अर्थ के ऊपर एंड स्काई के अंदर, हमारे स्पेस के अंदर जो मोशन होते हैं उन दोनों तरह के मैकेनिक्स को, यानी प्लैनेट्स के बारे में एंड अर्थ के ऊपर जो हम मोशन देखते हैं अपने चारों तरफ, उस मोशन को गवर्न करने के लिए उन सभी मोशंस को कुछ लॉ से, और उनका जो लॉ था न्यूटन्स लॉ जो आप पढ़ेंगे और आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, उसी से इस पूरे ही मैकेनिक्स को उन्होंने यूनिफाई कर दिया। यानी आप उनके कुछ लॉ से ही आप क्या करेंगे, आप स्पेस में प्लैनेट्स के मोशन को भी स्टडी करेंगे और अर्थ के ऊपर जो मोशन होगा उसे भी स्टडी करेंगे। तो ये यूनिफिकेशन हुआ। यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, ये सब आप अपने टेक्स्ट बुक से देखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट आने से आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आपने देखा कि जो पहला थ्रस्ट एरिया था फिजिक्स का, दैट वाज द यूनिफिकेशन, एंड द सेकंड वन इज रिडक्शन। सो रिडक्शन का क्या मतलब, रिडक्शनिज्म, रिडक्शन का मतलब ये हुआ कम कर देना किसी चीज को। सो हम यहाँ समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। टू अंडरस्टैंड or to derive the properties of a bigger or the more complex systems, the properties of its similar constituents are taken into account. This approach is called the reduction. इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक फिनोमिना को स्टडी करनी है, तो उस फिनोमिना की स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे कि वो जिससे मिल करके बनी हुई है हम उसकी स्टडी कर लें, उसके बारे में जान लें, तो क्या होगा, हम उस पूरे सिस्टम के बारे में जान जाएंगे। तो ये जो है ये फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, आप कह सकते हैं लॉ की तरह है। ये एक एरिया है जिसके ऊपर साइंटिस्ट काम करते हैं। यानी हमें किसी बल्क फिनोमिना को समझना है तो हम उस फिनोमिना को समझने के लिए उसकी छोटी छोटी, यानी उसके अंदर की प्रॉपर्टीज को अगर हम समझ जाएं तो क्या करेंगे, उस फिनोमिना को समझ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या हुआ कि प्रॉपर्टीज हमें समझनी है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी किसी सिस्टम की समझनी है तो हम कैसे समझ लेते हैं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कैसे समझ लेते हैं, उनकी देखिए उसका जो टेम्परेचर है, सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में अगर हमें समझना होगा तो आगे आप 11th में पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है। तो मतलब ये हुआ कि आप उस सब्सटेंस की टेम्परेचर को समझ रहे हैं, लेकिन वो कैसे समझ सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, जो कि बहुत छोटे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक बड़े सी चीज को समझ रहे हैं लेकिन उसके छोटे से हिस्से के तौर पे समझ रहे हैं, छोटे से पार्ट के रूप में समझ रहे हैं। तो सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं उनका आप क्या निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, और उसके हेल्प से आप उस पूरे सिस्टम के टेम्परेचर को बता सकते हैं। तो ये हुआ रिडक्शन। आप इसे पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, मुश्किल हो तो प्लीज आप हमें बताइएगा, हम आपको और दूसरी तरह से और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। देखिए कोई भी चीज़ जब हम करते हैं तो हमें ये जरूर देखना होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है, इसका स्कोप क्या है। तो फिजिक्स के स्कोप को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो एंड माइक्रो, माइक्रो का मतलब बहुत ही छोटा एंड मैक्रो का मतलब आप समझ सकते हैं बड़ा। मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमेना एट द लेवल ऑफ लैबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। यानी मैक्रोस्कोपिक जो है वो क्या है, बड़े बड़े टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे हम चीजों को स्टडी करेंगे। ये समझना पड़ेगा। The first domain is macroscopic and the second one is microscopic. So there are two type of domains जिसे हमें फिजिक्स को बांटा हुआ है। इन दोनों डोमेन को हमें समझना होगा कि इनमें क्या होता है और किस तरह की चीज़ों की स्टडी की जाती है। द फर्स्ट डोमेन इज मैक्रोस्कोपिक। सो मैक्रोस्कोपिक के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स की बात करते हैं, यानी इसके अंदर हेवी बॉडीज की स्टडी की जाती है। एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है, जिसके अंदर हम एटम, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर की स्टडी करते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स के दो डोमेन है, और इन दो डोमेन में एक डोमेन में बड़ी चीज़ों की हम स्टडी करते हैं, बल्क चीज़ें जो होती हैं उनकी स्टडी करते हैं,
एंड दूसरा जो डोमेन है वो है हमारा जिसके अंदर हम माइक्रो चीज़ों की स्टडी करते हैं जिनको कि आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर जो बड़ी चीज़ें हैं जिनकी स्टडी आपने कहा कि जो टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें हैं वो पूरा का पूरा यूनिवर्स के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं। तो पूरा आपको जो पहली स्टडी जो पहला डोमेन है वो आपकी यूनिवर्स की स्टडी के बारे में ले जाता है, यानी पूरी यूनिवर्स की स्टडी आप करते हैं। इतना बड़ा इसका वो है रेंज है फिजिक्स का, आप कह सकते हैं कि पूरी यूनिवर्स की जो साइज़ है उतना बड़ा रेंज है फिजिक्स का, दैट इज़ 10⁻25 मीटर। एंड छोटा कितना है, आप एक एटम एक न्यूक्लियर की साइज़ की भी स्टडी आप इसमें करते हैं तो छोटा कितना होगा 10⁻⁻14 मीटर, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फिजिक्स का जो रेंज है स्टडी करने का दैट इज वेरी वाइड। क्या है 10⁻25 मीटर से लेकर के 10⁻⁻14 मीटर। आप इमेजिन करिए कितना बड़ा और कितना छोटा है। तो ये आपकी फिजिक्स का स्कोप हुआ जहाँ पे आपको इसे स्टडी करना होता है, बहुत बड़ा इसका स्कोप है। आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं सब की सब चीज़ें फिजिक्स के अंदर स्टडी की जाती हैं। अगला आगे हमें ये समझना है कि फिजिक्स के अंदर वो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जिनको कि हमें इसमें पढ़ना है और समझना है। फिजिक्स को ब्रांचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह से बांटा गया है, एक क्लासिकल फिजिक्स एंड द सेकंड वन इज मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल का नाम वैसे ही आपको लग रहा है क्या, पुराना, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। मॉडर्न फिजिक्स जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आइए हम इसमें समझते हैं कि क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हम स्टडी करते हैं। इसको समझने के लिए हमें मैक्रोस्कोपिक डोमेन को भी यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर हमारी ये जो ब्रांचेस हैं दैट इज क्लासिकल फिजिक्स भी वो कहा जाता है। तो मैक्रोस्कोपिक के अंदर हमारा क्या है, पहली जो ब्रांच हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर वो है मैकेनिक्स, जिसको कि आप 11th के अंदर ही स्टडी करेंगे। इसमें आप क्या क्या स्टडी करते हैं, न्यूटन्स लॉज की स्टडी करते हैं और ग्रेविटेशन की भी स्टडी करते हैं, मोमेंटम एंड बहुत सारी चीज़ें आप इसमें स्टडी करते हैं और आप इस सारी चीज़ें क्लास 11th में स्टडी करने वाले हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि इसी ब्रांच की हेल्प से आप रॉकेट की स्टडी कर पाते हैं, साउंड वेव एंड वाटर वेव की स्टडी कर पाते हैं। तो ये वो ब्रांच है जिसकी स्टडी आप 11th के अंदर करेंगे, यानी रॉकेट साइंस क्या है वो आप इसी ब्रांच के अंदर समझेंगे। वेव्स कैसे चलती हैं, वेव्स का क्या रोल है, क्या क्या चीज़ें उनसे जुड़ी होती है, सारी चीज़ें आप अपने इस मैकेनिक्स के अंदर सीखेंगे। जो अगली ब्रांच है फिजिक्स की वो है हमारी थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स द सेकंड ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन क्लासिकल फिजिक्स और इन मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, आप कह सकते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन दैट इज द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना की स्टडी करेंगे जहाँ पे चार्ज और मैग्नेट दोनों होंगे। ये सर्किट आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस सर्किट की स्टडी एंड ये मैग्नेट, तो ये दोनों ही चीज़ों की स्टडी हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर करेंगे। ये पार्ट जो है वो 12th के अंदर है, 11th में इसका कोई भी हिस्सा नहीं है। आपने थोड़ा सा इसका हिस्सा 10th में पढ़ा होगा और बाकी हिस्से आप इसके 12th में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट ब्रांच इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जिसको कि आप लाइट से जानते हैं, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें लाइट जिन जिन फिनोमिना में इन्वॉल्व होता है वो सभी फिनोमिना की स्टडी हम इस ऑप्टिक्स के अंदर करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ऑल दिस थिंग्स। सो ये वो ब्रांच है जिसमें आप लाइट से कंसर्न फिनोमिनास की स्टडी करेंगे और ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर है। द नेक्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक्स। इट डील्स द सिस्टम्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम एंड चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी एक्सेट्रा। यानी आप ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप फिजिक्स जिसके अंदर किसी बॉडी के टेम्परेचर, किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के टेम्परेचर, उसकी इंटरनल एनर्जी और उसके एंट्रोपी, इन सारी चीज़ों की स्टडी आप अपने इस ब्रांच के अंदर करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स को आपको ऐसे समझना है कि ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हीट और हीट से कंसर्न फिनोमिनास की स्टडी आप करेंगे। जो अगली ब्रांच है हमारी क्लासिकल फिजिक्स की, ये हमारी क्लासिकल फिजिक्स की ये सारी ब्रांचेस ओवर हो गई। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक डोमेन से आप समझ रहे होंगे कि हमें किसके बारे में स्टडी करना है, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में समझना है। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में दो ब्रांचेस हैं, क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, हम इसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक एटम एंड न्यूक्लियस, इनकी स्टडी करते हैं और इनकी मैकेनिकल बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो ये चीज़ आप 12th में पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविटी एक ब्रांच है साइंस फिजिक्स का ही जिसको कि आप स्टडी करेंगे। रिलेटिविटी में हम क्या स्टडी करते हैं, रिलेटिविटी में हम स्टडी करते हैं कि जब कोई मटेरियल बॉडी इस लाइट की स्पीड से अगर वो मोशन करने लगे तो उसकी जो स्टडी होती है वो इसी ब्रांच के अंदर होती है। यानी जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स है और ये मॉडर्न फिजिक्स है, दो फिजिक्स में आपने अपने फिजिक्स को डिवाइड किया। क्लासिकल फिजिक्स में वो लॉज अप्लीकेबल होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ के लिए अप्लीकेबल हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉज जो है, ग्रेविटेशन लॉ, ये सारे लॉ जो है हमारे क्लासिकल फिजिक्स के अंदर अप्लाई होंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स में
अलग लॉ होंगे जो अभी तक हमने नहीं जाना है, वो हम 12th में उन्हें जानेंगे। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सी ब्रांच के अंदर क्या चीज़ें हमें समझनी है और जाननी है। आइए आगे चलते हैं। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ओके, एक्साइटमेंट का मतलब ये है कि वो कौन सी एरिया है जहाँ पर फिजिक्स को लेकर के हम काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, वो कौन से फील्ड हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं फिजिक्स को समझने के लिए। जैसे द लाइव ट्रांसमिशन थ्रू टेलीविज़न, ये जब देखते होंगे तो हमारे अंदर क्या आता है, एक एक्साइटमेंट आता है कि आखिर इसमें क्या हो रहा है, कैसे ये चीज़ पॉसिबल हो रही है। तो ये सारी चीज़ें एक्साइट हमें करती हैं समझने के लिए फिजिक्स को। कंप्यूटर विद द हाई स्पीड एंड मेमोरी, यूज ऑफ रोबोट्स, लेजर्स एंड देयर एप्लीकेशंस। सो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं वो हमें क्या करते हैं, फिजिक्स की तरफ मोड़ते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक्साइट करते हैं समझने के लिए कि वाकई में फिजिक्स क्या है, इसमें ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो ये सब हमारे फिजिक्स के एक्साइटमेंट के अंदर आता है। द फिजिक्स, नाउ वी विल स्टडी दैट हाउ द फिजिक्स इज रिलेटेड टू द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। यानी हमें देखना है कि फिजिक्स जो है वो क्या फिजिक्स अपने में ही सिर्फ है या वो कहीं और भी दूसरी चीज़ों से भी रिलेटेड है। तो आइए हम समझते हैं कि फिजिक्स का दूसरी ब्रांचेस से क्या रिलेशन है। इसके अंदर हमें पहला समझना है कि फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है। देखिए, फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आप 11th में हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं केमिस्ट्री के अंदर जो फिजिक्स के लॉज से ही गवर्न होती है, फिजिक्स के लॉज से ही उन्हें समझा जा सकता है। केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक नंबर एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कैन बी एक्सप्लेन बाय फिजिक्स फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो आप पढ़ेंगे, यहाँ पर उसका एक ब्रीफ व्यू लेंगे, लेकिन इसको आप 12th में पढ़ेंगे। पर वो चीज़, उसी की मदद से हम क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक नंबर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है एटम का, उसको समझ पाते हैं। इसी की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन को भी समझते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो कि आप 12th में पढ़ेंगे, इसे भी हम फिजिक्स की हेल्प से ही समझ पाते हैं। फिजिक्स का दूसरी साइंस में जो रूल है, बायोलॉजिकल साइंस में, बायो में भी इसका रोल है। और बायो में क्या रोल है, आपने देखा होगा, माइक्रोस्कोप का यूज़ आपने बहुत बार किया होगा या आप करेंगे। माइक्रोस्कोप जो है वो किसने बनाया, कौन से ब्रांच से बनाया, फिजिक्स से बनाया, फिजिक्स ने इसे बनाया। तो ये फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन रहा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया है, एक्सरे बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे बायो के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, इस तरह से क्या हुआ कि फिजिक्स का जो है बायो के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। यानी ये सिर्फ अपने अंदर नहीं है बल्कि दूसरी साइंस के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी बातें आपको समझनी है इसके इंपॉर्टेंस के तौर पे। ओके, अब इनके इंपॉर्टेंस के बाद देखिए, एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी ये हमारा फिजिक्स है। एस्ट्रोनॉमी आप समझते होंगे, एस्ट्रोनॉमी जिसके अंदर हम स्पेस की चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो स्पेस की चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमारे पास सबसे पहले होने चाहिए क्या, टेलीस्कोप होना चाहिए। और ये टेलीस्कोप कैसे बनता है, फिजिक्स की लॉ से बनता है। फिजिसिस्ट लोगों ने बनाया है इसे, बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर के इसे बनाया है। और इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्पेस एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों की स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को समझते हैं। तो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि फिजिक्स का यूज़ सभी फील्ड में है। केमिस्ट्री हुआ, बायो हुआ, एस्ट्रोनॉमी हुआ, सभी फील्ड में फिजिक्स का कुछ ना कुछ रोल है, कंट्रीब्यूशन है। ऑलराइट, अब फिजिक्स के इंपॉर्टेंस को समझने के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि कितने तरह के फोर्स हैं हमारे नेचर में, कितने तरह के फोर्स हैं, उन सभी फोर्सेस को एक एक करके हमें समझ, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है उसके अंदर बहुत सारे फोर्सेस आप देखेंगे, और वो फोर्सेस जो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये सभी तरह के फोर्सेस को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि नेचर के अंदर कुछ ऐसे फोर्सेस को देखा जाएगा जो इनका रोल प्ले करते हैं। यानी जब हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं, फ्रिक्शन की बात करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं, तो इसे किसी एक ही फोर्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और उन्हीं फोर्सेस को हम फंडामेंटल फोर्सेस के नाम से जानते हैं। यानी वो एक फोर्स डिफरेंट फिनोमिना में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आइए हम इन फंडामेंटल फोर्सेस को समझते हैं। हमारे नेचर के अंदर जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उसमें पहला जो फंडामेंटल फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत अच्छे से जानते हैं और आपने सुना भी है। फंडामेंटल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, आपने सुना है न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन लॉ दिया था वो ये दिया था कि सेब जो है, एप्पल है, वो ट्री से नीचे की तरफ फॉल किया। तो नीचे की तरफ फॉल किया तो उन्होंने ये देखा कि वो नीचे की तरफ क्यों फॉल कर रहा है, क्या रीज़न है उसका नीचे की तरफ फॉल करने के लिए। तो ग्रेविटेशन की वजह से, यानी अर्थ उसे पुल करती है। तो ग्रेविटेशन के बारे में आप अपने 11th में पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पर फिलहाल उसकी कुछ खास बातें ही आपको समझनी है कि क्या है। इट इज़ ड्यू टू द मास ऑफ द टू बॉडीज़, यानी ये सिर्फ मटेरियल बॉडीज़ के बीच में ही लगता है। एंड इसका नेचर कैसा होता है, ये अट्रैक्टिव होता है। एंड इट ऑपरेट्स इन ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। आपको ये समझना कि ये यूनिवर्स की सभी चीज़ों के ऊपर अप्लीकेबल होता है। यानी यूनिवर्स में ये जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के बीच में भी यही फोर्स अप्लीकेबल होता है। एंड इट्स रेंज इज़ हाउ मच, इनफाइनाइट। तो ये खास चीज़ें जो आपके लिए अरेंज की गई हैं, ये सब आपको समझना है कि ये दो मास बॉडीज़ के बीच में लगता है, इसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है, और ये क्या करता है,
ये यूनिवर्स की सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है, इसका रेंज इनफाइनाइट है। इनको जब कंपेयर किया जाता है तो कंपैरिजन में ये देखा जाता है कि वीक फोर्स इट्स अ वीक फोर्स एंड इट्स वैल्यू इज 10⁻32 टाइम्स कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो नेचर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो उस फोर्स से जब इसे कंपेयर किया जाता है तो इसकी वैल्यू 10⁻38 आती है। आप इसे आगे भी हम लोग समझेंगे इसे। नेक्स्ट हम अपने फंडामेंटल फोर्स की तरफ आते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नाम से आप ऐसा समझ रहे होंगे कि ये स्टेशनरी चार्ज जब मोशन करता है तो उसकी वजह से, या दो चार्ज पार्टिकल कहीं पे अगर रहते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। जब वो स्टैटिक रहते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जब मोशन में होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से उसे जानते हैं। आइए इसे समझते हैं। इट इज ड्यू टू द स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस। यानी आपको ये समझ जाना है कि ये स्टेशनरी या मूविंग चार्ज की वजह से लगता है। ऑलराइट, ओके। और ये इसका नेचर कैसा होता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये रिपल्सिव भी हो सकता है। इट ऑपरेट्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स। ये सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल के ऊपर ही लगता है। आपने देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो किसके ऊपर लग रहा था, मास बॉडीज के ऊपर लग रहा था, और ये किसके ऊपर लगेगा, ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगा। इसका रेंज क्या है, इनफाइनाइट। इसका भी रेंज जो है वो इनफाइनाइट है। और ये देखा गया कि ये फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर 10⁻36 टाइम्स देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10⁻36 टाइम्स ये स्ट्रॉन्गर होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है नेचर के अंदर, उससे ये 10⁻2 टाइम्स छोटा होता है। ऑलराइट, आइए इसे समझते हैं हम लोग। देखिए ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये दोनों प्लस होंगे तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। दोनों एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्शन होगा, और दोनों नेगेटिव होंगे तो उनमें रिपल्सन होगा। तो यहां पे आपको ये समझना है कि सेम नेचर के होंगे चार्जेस, तो रिपेल करेंगे, और अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि एक मैग्नेट रखा हुआ और मैग्नेट के अंदर ये कंडक्टर रखा गया है, तो कंडक्टर को इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो ये सारे जो फोर्सेज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आते हैं। हमारा जो अगला फंडामेंटल फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये आपको समझना है कि नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स क्या करता है, ये फोर्स कहां पे लगता है, सबसे पहली चीज तो ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो उन्हीं को मिला करके न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। इनके बीच में एक फोर्स लगता है जो उनको बांध के रखता है, अदरवाइज क्या होते हैं वो बिखर जाते हैं। तो इसी फोर्स की वजह से सभी एक साथ बंधे हुए रहते हैं। तो इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। देखिए ध्यान रखना आपको, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। इट्स रेंज इज वेरी शॉर्ट विद इन द न्यूक्लियर साइज। यानी आपने जो दो फोर्सेस को अभी पढ़ा, उन दो फोर्सेस में जो रेंज था उनका वो इनफाइनाइट था, जबकि इसमें जो रेंज है वो क्या है, बहुत ही छोटी रेंज है, एंड दैट इज 10⁻15 मीटर, and it is the strongest force in the nature. This is the most important point which you have to keep in your mind. The next and the last fundamental force in the nature, that is the weak nuclear force. So weak nuclear force is what? It operates within nucleons, that is elementary particles like electron and neutrino. देखिए आप पढ़ेंगे अपने केमिस्ट्री के अंदर, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि स्टेबल नहीं होते हैं, जिनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है, तो वो अपने अंदर से क्या करते हैं, बीटा पार्टिकल्स एंड न्यूट्रिनो को इमिट करते रहते हैं अपने अंदर से। तो इनके बीच में इस इमिशन के दौरान जब ये पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर से इमिट होते हैं तो इनके बीच में कुछ देर के लिए एक फोर्स काम करता है, और उसी फोर्स को वीक न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जाना जाता है। ऑपरेट्स विद इन द न्यूक्लियॉन्स, दैट इज द एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। तो आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो के बीच में ये फोर्स काम करता है, और इट अपीयर्स ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव बीटा डीके। जब बीटा डीके होता है, यानी बीटा पार्टिकल्स जब निकलते हैं, ये बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप इसको आगे की स्टडी में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप इसे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको ये इतना ही समझना है कि ये कहाँ पे काम करता है। तो ये जब किसी एटम का न्यूक्लियर ब्रेक होता है तो उसमें जो बीटा पार्टिकल्स एंड न्यूट्रिनो इमिट होते हैं उन्हीं के बीच में ये फोर्स काम करता है, और ये बहुत ही शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। इसकी भी साइज होती है 10⁻15 रेंज की होती है, और ये 10⁻13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स से ये 10⁻13 टाइम्स क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ऑलराइट, चलिए तो यहां पे हमें सभी फोर्सेस के बारे में पता लग गया कि हमारे नेचर के अंदर जो चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं, उनका क्या रेंज है और उनका नेचर क्या है। आप इन्हीं के ऊपर अपना ज़्यादा कंसंट्रेशन लगाएंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। लेकिन मैंने आपको जैसा पहले कहा कि कोई भी चीज़ आप उसको कम नहीं आंक सकते। ऑलराइट, सो आप सभी चीज़ के ऊपर पूरा अपना फोकस करेंगे। कंजर्वेशन आपने नाम पहले भी बहुत सुना है और इसको आगे भी आप बहुत पढ़ेंगे। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी फिनोमेना को गवर्न किया जाता है डिफरेंट फोर्सेस से एंड डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच में, तो उसमें से कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो टाइम के साथ नहीं बदलती हैं। ध्यान से समझिए आप इसको।
हमने कहा कि हम फिजिक्स की किसी फिनोमिना की स्टडी कर रहे हैं और उस स्टडी में बहुत सारी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। उस क्वांटिटीज में कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो टाइम के साथ नहीं बदल रही हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है कंजर्वेटिव क्वांटिटीज, जो कंजर्व हैं, जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो दे आर नोन एज कंजर्व क्वांटिटी। तो इस कंजर्व क्वांटिटीज की मदद से हम ये कंजर्व क्वांटिटी जो है वो कहाँ पे कंजर्व रहती है, किन कंडीशन में कंजर्व रहती है, और जब वो कंजर्व होती है तो उसे क्या कहा जाता है, ये चीज़ हम इसमें समझेंगे। जैसे पहला चीज जो हमें समझना है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप इसके बारे में बहुत सुने होंगे, आगे भी आप इसे पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको सुनने में ऐसा लग रहा है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। ऐसा आपने पढ़ा है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जाता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। एनर्जी का क्या होता है, सिर्फ फॉर्म कन्वर्ट होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी लॉ को कहा जाता है एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, इस लॉ को हम पढ़ेंगे अपने 11th में, काफ़ी जगह हमें ये मिलेगा। तो बस इतना समझना है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ उसका क्या हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एग्जांपल आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे लाइट एनर्जी का जो आप यूज़ करते हैं, जो लाइट आपको मिलता है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, लेकिन आप उसको लाइट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, आप उसको फैन से मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर उसे डिस्प्ले करते हैं तो उसे फोटो एनर्जी के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, तो आप उसको डिफरेंट फॉर्म में आप उसे यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा रहा है। मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी पहले ये माना जाता था क्लासिकल फिजिक्स में कि क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा माना जाता था कि जो मास होता है किसी बॉडी का वो कंजर्व होता है, पूरी तरह से उसको चेंज नहीं किया। यानी कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है, जैसे एक बॉडी है, तो अगर ये मोशन कर रही है तो इसका मास जो है वो कंजर्व रहता है, इसके मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब मॉडर्न फिजिक्स आया, जब आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी करी, तो उस समय ये पता चला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो लाइट की स्पीड से मोशन करने लगे, यानी वो पहले उसका स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर नहीं था। जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स है उसके अंदर जिन चीज़ों की हम स्टडी करते हैं उनकी स्पीड लाइट से कम होती है, जबकि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम जिन चीज़ों की स्टडी करते हैं उनकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर होता है। तो लाइट की स्पीड या उससे ज़्यादा स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसका पूरा का पूरा जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही रिलेशन आइंस्टाइन ने दिया था। यानी उन्होंने कहा था कि E इज इक्वल टू mc²। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी और मास जो है वो आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, एनर्जी पूरा का पूरा मास में और मास पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहले तो ये माना जाता था कि मास जो है वो कंजर्व होता है, लेकिन ये देखा गया कि जब कोई बॉडी या कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से चलता है तो उसका मास जो है वो पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये लॉ है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड द लास्ट वन इज सेकेंड लास्ट दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम आपने 9th में भी पढ़ा होगा, आगे भी पढ़ेंगे। जब एक बॉडी मोशन कर रही होती है तो उसके मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, जिसको कहा जाता है अमाउंट ऑफ मोशन या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दिस इज द लीनियर मोमेंटम। तो अगर इस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, अगर ये अपने जो भी फोर्स इस पे लग रहा है, जैसे ये मोशन कर रही है, अगर सिर्फ वही फोर्स लगे और कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो इसका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। सो इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये रोटेशनल मोशन में हम लोग क्लास 11th में ही स्टडी करेंगे। इसका भी कॉन्सेप्ट सेम है कि जब कोई बॉडी एंगुलर मोशन कर रही है और उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगाया जा रहा है, एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं, टॉर्क का रोल वही है जो फोर्स का रोल है। ये हम आगे ही क्लास में पढ़ेंगे। जैसे फोर्स लगाए बिना कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर सकती, वैसे ही टॉर्क लगाए बिना कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन नहीं कर सकते। तो टॉर्क अगर किसी रोटेटरी बॉडी के ऊपर अगर टॉर्क न लगाया जाए तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है? कंजर्व होता है। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द लास्ट वन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपको इस तरह से ये सारा ही चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया गया, आपको इसे पढ़ना है। इन सब के अलावा आपको इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस को, उन्होंने कौन सा लॉ दिया, कब दिया, वो कहाँ के थे, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है और जानना है, क्योंकि पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको जानना चाहिए। जब आपकी टेक्स्ट बुक में ये सारी चीज़ें दी गई हैं तो आपको इन्हें जानना चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। मैं आपको फिर से ये रिकॉल करना चाहता हूँ कि आपको इस चैनल के ऊपर सब कुछ फ्री मिलने वाला है। प्लीज़ आप ध्यान से देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। आपको जो भी चीज़ समझ में आ रही है, जो भी हमारे वीडियो में चेंज करना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको जिस तरह से मैं और बेहतर कर सकता हूँ, आपके नॉलेज को इन्हेंस कर सकता हूँ, प्लीज़ आप हमें सजेस्ट करिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।